हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में आपका चैप्टर सेकेंड चल रहा है। 2024 का जो नया बैच है वो आपको इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। ये जो चैनल है बच्चों केवल और केवल 11th क्लास के लिए ही बनाया गया है। 12th क्लास का स्पेशल अलग से चैनल है और हमारा ऐप भी नया आ चुका है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से, या आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जा सकते हैं। प्ले स्टोर में मात्र 16 MB का होगा, उसी ऐप को डाउनलोड करना है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके पहले आप लोगों ने सीखा होगा कि भाई थॉमसन साहब ने परमाणु के बारे में अपना क्या मत दिया। थॉमसन साहब बोले कि भाई साहब जो परमाणु होता है धनावेशित वृत्ताकार गोला होता है। यहाँ पर देखो धनावेशित वृत्ताकार गोला होता है, बस सीधा फंडा। यानी ये वृत्ताकार गोला हो गया, इसमें धनावेश समान रूप से वितरित है। फिर बोला कि भाई साहब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है बीच बीच में इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जिस प्रकार से तरबूज के गूदे वाले भाग में उसके दाने धंसे रहते हैं, उसी प्रकार से धनावेश के बीच में इलेक्ट्रॉन धंसा रहता है। ये आपका जो मॉडल है वो किसका है? थॉमसन का परमाणु मॉडल है। क्या बच्चों? थॉमसन का परमाणु मॉडल है। लेकिन ये कुछ हद तक सही था, बाकी ये पूर्ण रूप से सही नहीं था। किसके लिए सही था? जैसे उन्होंने बताया कि कोई भी परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है, मतलब जितना इसमें धनात्मक भाग होता है उतना उसमें ऋणात्मक भाग मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, इसके लिए पुष्टि होता है। और परमाणु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रूप से मतलब समान मात्रा में वितरित रहता है, हर जगह समान रूप से। तो ये उनका दो कथन सही था। लेकिन जो बताया उन्होंने कि भाई साहब परमाणु जो है, परमाणु में समान रूप से इलेक्ट्रॉन या समान रूप से हर जगह धनावेश थे, ये गलत था। क्योंकि भाई रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप देखोगे तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये पुष्टि होता है कि जो धनात्मक भाग है वो केवल और केवल नाभिक में सेंटर में है। ठीक है। जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था उसके द्वारा ये व्यक्त होता था कि जो धनात्मक भाग है वो पूरे वृत्ताकार गोलाकार भाग में है। हालांकि परमाणु इतना छोटा होता है बच्चों कि कोई भी पदार्थ है उसका सबसे सूक्ष्मतम कण आप सोच लो वो परमाणु होता है, जिसे हम नहीं देख सकते। जिसे हम यदि सोचे कि नग्न आंखों से देखें तो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इतना सूक्ष्म होता है, जिसे आप देख पा रहे हो मान लो धूल का कण है, वो भी कई परमाणुओं से मिलकर बना होगा, उससे भी सूक्ष्मतम कण होगा परमाणु। तो ये परमाणु किस प्रकार से बना हुआ है इसके बारे में सबसे पहले जे थॉमसन ने सन 1898 में अपने प्रयोग में बताया था कि परमाणु एक गोलाकार आकृति है जिसकी त्रिज्या बहुत ही कम होती है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है। और उसमें धनावेश समान रूप से वितरित होते हैं, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन गुथे रहते हैं, जो कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है। चलो इनका तो मानना था भाई साहब जे थॉमसन का कि इलेक्ट्रॉन जो है धनावेश के बीच में गुथा है और धनावेश समान रूप से वितरित है। लेकिन रदरफोर्ड साहब आए, बोले रुको जरा, मैं भी एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि अल्फा कणों की एकदम स्वर्ण पात्र पर, ठीक है, पतले स्वर्ण पात्र पर अल्फा कणों की बौछार की। यहाँ पर मान के चलते हैं ये स्वर्ण पात्र है, एक अपना प्रयोग दर्शाया। और स्वर्ण पात्र पर जब अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ किरणें तो ऐसी हैं जो कि सीधे धनात्मक भाग से टकराकर लौट रही हैं। ठीक है। मतलब कुछ किरणें क्या, अधिकांश किरणें ही होती हैं। ठीक है। तो कुछ किरणें धनात्मक भाग से वापस लौट रहे हैं, कुछ किरणें सीधे चली जाती हैं और कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। देखो जरा यहाँ से देखो, ये रेड कलर का जो किरण है अल्फा कण अर्थात किरण ही है, वो सीधा चला जा रहा है। ऐसे बच्चों यहाँ पर रेड कलर सीधा चला जा रहा है। तो एक एक यहाँ पर किरण दर्शाने का मतलब ये कि आप स्पष्ट रूप से समझ सको। 50 किरण जा रहे हैं ऐसा नहीं है, लाखों। ठीक है। अभी सिर्फ मात्र यहाँ पर समझाया जा रहा है कि ये रेड कलर वो सीधे जा रहा है। अब देखो जो मैंने ब्लैक कलर से यहाँ पर मेंशन किया है वो कण जो है अपने मार्ग से विचलित हो गई। ऐसे जा रही थी, ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो गई। और यहाँ पर देखो एक अलग से कलर है जो कि ये गया और बीच से ही लौटकर नाभिक के केंद्र से लौटकर वापस आ गया। ये सब चीजों को देखकर रदरफोर्ड साहब के मन में आया कि भाई कुछ न कुछ तो इसमें अलग प्रकृति है। जे थॉमसन के आधार पे जो 1898 में दिया गया था उनसे कुछ ये भिन्न है भाई। यदि हर जगह इलेक्ट्रॉन होता, हर जगह प्रोटॉन होता, तो फिर ऐसा कंडीशन देखने को नहीं मिलता।
तब वो अपने प्रयोग में बोले भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ डिस्टर्ब है। जैसे बोला कि भाई यहाँ पर ये जो टकरा कर लौट रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो बीच वाला भाग है ना वो कठोर होगा। सही है कि नहीं? भाई जो कण टकरा कर लौट रहा है तो कहीं ना कहीं बीच वाला भाग क्या होगा? कठोर होगा, है ना। अर्थात यहाँ पर नाभिक जो है दृढ़ होगा। जैसे कुछ भाग यहाँ पर देखो किरणें सीधे निकल जा रही हैं, मतलब सबसे ज्यादा तो किरणें सीधे निकल जाती हैं। तो इससे पुष्टि होता है कि ये सीधे निकलने का रीजन ये है कि खोखला होगा, खाली जगह होगा, और उसी खाली जगह होने के कारण वो सीधा निकल जा रहा है। ठीक है, नाभिक भाग जो है कुछ किरणें वापस लौट रही हैं, तो इसका मतलब ये पता चला कि भाई जो नाभिक है वो दृढ़ रहा होगा। अब यहाँ पर रेड कलर का देखो सीधे निकल जा रहा है, मतलब भाई यहाँ पर तो खोखला रहा होगा। ये चीज अभी वो पुष्टि कर पाए। इसके बाद जैसे अल्फा कण वो धनावेश युक्त होता है, तो जब ये अपने मार्ग से विचलित हुआ, देखो जरा यहाँ से हमने इस स्वर्ण पात्र के पतले पन्नी पर जब हमने बौछार की अल्फा कणों की, तो यहाँ पर ये धनावेश से विचलित हो गया। तब मन में आया कि भाई जो आपका अल्फा कण है इसकी खोज तो हेनरी बेकरल ने बता दी थी कि अल्फा कण जो है धनात्मक होता है। ठीक है, रेडियो सक्रियता के बारे में हेनरी बेकरल ने अपने प्रयोग में यूरेनियम के सल्फेट पर प्रयोग किया था। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उससे अल्फा बीटा गामा किरण निकलती है। वही अल्फा कण जो हीलियम परमाणु के बराबर होता है वो धनावेश से टकरा करके दूर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अभी तो मैं कह रहा हूं भाई धनावेश का पता ही नहीं है कि नाभिक में धनावेश है। जे थॉमसन साहब तो बताए समान रूप से हर जगह है। तो हमारे रदरफोर्ड साहब बोले यार भाई ये जब अपने मार्ग से विचलित हो रहा, कहीं ना कहीं जब ये धनावेशित है तो विचलित कब होगा, प्रतिकर्षित कब होता है? जब वो धनावेश के पास जाता है। तो इन्होंने मानना मतलब यहाँ पर अपना प्रस्तुत किया कि भाई इन्होंने माना कि जो हमारा अल्फा कण है यदि वो धनात्मक है तो धनात्मक से टकरा सकता है और बाहर जा सकता है, दूर जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब कहीं ना कहीं नाभिक में धनावेश है। इन चीजों का पुष्टि होता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। तो रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम क्या किया, एक स्वर्ण धातु का अत्यंत पतली पन्नी अर्थात पत्थर लिया जिसका 0.00001 सेंटीमीटर लगभग, बहुत ही पतला, इसकी त्रिज्या बहुत ही कम है। ठीक है, और उसमें अल्फा कणों की बौछार की, रेडियो सक्रिय पदार्थ से जो हम उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण प्राप्त करते हैं उसकी बौछार की अर्थात आघात किया। तो उन्होंने पाया कि सबसे ज्यादा जो कण है वो सीधे निकल जाते हैं, लगभग 100 में से 99 कण। अर्थात जो किरणें होती है, अल्फा कण होता है या किरण की बात करें तो अल्फा कण जो है किरण के रूप में चल रही है, सीधा फंडा है, तो 99% सीधे निकल जा रही हैं। और जब सीधे निकल जा रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिकांश भाग खोखला होगा और रिक्त होगा, इसलिए वो सीधे निकल जा रही हैं। फिर देखा अपने प्रयोग में सूक्ष्मदर्शी लगाकर देखा। वैसे ये तो हम एक शाब्दिक रूप से आपको कैसे एग्जाम में लिखना वो डायग्राम यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। एक्चुअल में इसका डायग्राम कुछ और भी होता है, लेकिन आपको ज़्यादा एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है इसलिए मैं ऐसा डायग्राम बना दिया हूँ। अब उन्होंने देखा बच्चों की, सबसे पहले तो देखा कि अधिकांश कण सीधे निकल जा रहे बिना विचलित के, मतलब अधिकांश भाग खोखला होगा, ये चीज पुष्टि कर दी। फिर कुछ अल्फा कण जो हैं कुछ कोण के साथ वो विचलित हो जाते हैं, वो सीधे जाना चाहिए तो विचलित हो गए। अच्छा, इससे क्या निष्कर्ष निकला, विचलित होने से क्या निष्कर्ष निकला कि अल्फा कण विचलित होते हैं अतः परमाणु के केंद्र में कुछ धनावेशित कण होंगे, क्योंकि अल्फा कण भी भारी द्रव्यमान युक्त है और वो धनावेशित है, तो धनावेशित भाग से ही प्रतिकर्षित होगा। इसलिए रदरफोर्ड ने कहा कि भाई नाभिक में धनावेशित केंद्र है और उसे उन्होंने बोल दिया गया कि ये हमारा एक नाभिक है। और नाभिक रदरफोर्ड ने ही नाम दिया था। हम तो नाभिक शुरू से ही पढ़ाते आ रहे हैं नाभिक शब्द, क्योंकि भाई नाभिक तो बोलना ही पड़ेगा ना, आपको क्या समझाएं। केंद्र वाला भाग बोले तो बोला भैया कुछ जो किरणें हैं वो विचलित हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो नाभिक वाला भाग है वो धनावेशित है, यानी जो केंद्र वाला भाग है वो धनावेशित है। ठीक है, भारी द्रव्यमान युक्त जब अल्फा कणों को प्रतिकर्षित कर देता है तो वहां पे धनावेश है और उससे नाभिक नाम दे दिया गया। फिर देखा कि कुछ कण ऐसे भी हैं जो टकरा कर वापस आ रहे हैं, टकरा कर लौट कर वापस आ रहे हैं। इससे क्या इंगित होता है, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं नाभिक दृढ़ है।
ठीक, अब इसको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले लिखना है सन 1911 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। फिर आगे लिखेंगे कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में देखा कि जब स्वर्ण धातु के अत्यंत पतले पत्थर पर रेडियो सक्रिय पदार्थ से प्राप्त अल्फा कण की बौछार की जाती है तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। अधिकांश अल्फा कण सीधे चले जाते हैं, कुछ अल्फा कण विचलित हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम अल्फा कण है जो उसी मार्ग पर वापस आ जाते हैं। इसके पीछे का निष्कर्ष भी निकाला, ये तो मान लो उनका प्रयोग था, निष्कर्ष भी आपको लिखना पड़ेगा। निष्कर्ष क्या निकाला कि चूंकि अविचलित अल्फा कण सीधे निकल जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अधिकांश भाग खोखला और रिक्त है। कुछ अल्फा कण विचलित हो जा रहे हैं, इसका कारण यह है कि परमाणु के केंद्र में कुछ धनावेशित कण होना चाहिए। चूंकि अल्फा कण भी भारी द्रव्यमान युक्त है तो यह धनावेशित केंद्र भी भारी द्रव्यमान युक्त होना चाहिए एवं परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान इसी पर केंद्रित है, इसलिए परमाणु ने इसे नाभिक नाम दे दिया। बहुत कम अल्फा कण टकराकर वापस लौट रहे हैं, इससे इसका अर्थ ये हुआ कि नाभिक कहीं ना कहीं दृढ़ है। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो सीमाएं हैं है ना, जो प्रस्तुत है, जो निष्कर्ष है, वो चीज़ कंप्लीट हो चुका है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग तैयार कर लेंगे, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।